जय माता की मित्रों, नक्षत्रों के विषय में बहुत पाठ मैं दे चुका हूँ। आप अगर पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, इसी वीडियो में जुड़ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन या जो कमेंट या जो कुछ पूछना चाहते हैं उसके पहले आप व्यू करके चैनल को ठीक से देख लीजिए। हो सकता है जो आप पूछना चाहते हैं उससे संबंधित पाठ में पोस्ट कर चुका हूँ। अब आगे वाले स्टेज पे चलते हैं। हालांकि सब चीज़ मैंने बताई हुई है, आप में से हो सकता है किसी को समझ में नहीं आई हो, तो मैं आपका ज्ञान थोड़ा सरल कर देता हूँ। गोचर में जिसका भी जन्म नक्षत्र जो भी है, उसके हिसाब से हम लोगों को गोचर का विशेष ख्याल क्या रखना चाहिए। अब पाठ उसके चालू करेंगे। क्या है कि जो ज्ञान लेना चाहता है, जो इन पाठों के द्वारा ज्योतिष सीखना चाहता है या अपने ज्ञान को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उनके लिए ये कोई विशेष उनको योगदान हो सकता है नहीं मिले, कारण कि वो पहले वाले पाठों से वो ये सब चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ इस विषय में पाठ। लेकिन जो जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है या हल्का फुल्का ज्ञान है और उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो ये सब चीज़ देखे, लेकिन वो ज्योतिष में अपने सनातन धर्म में भरपूर आस्था रखते हैं और वो केवल इतना चाहते हैं कि मैं मेरा नॉर्मल डे जो आज का है, कल का है, उसको कोई भी अच्छा काम करने के पहले किस तरह से देखूं। तो अब ये पाठ उनके लिए कि मैं कल कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या देखना चाहिए। बहुत कुछ देखना है, मुहूर्त है, लगन है, और किस तरह का काम आप करना चाहते हैं उससे संबंधित तिथि वगैरह, वार, भद्रा, ये सब का विचार है। तो वो सब पाठ मैं दे चुका हूँ। लेकिन एक विशेष चीज़ है नक्षत्र के विषय में, जो एक पर्टिकुलर नक्षत्र के साथ ही लागू होती है। भद्रा विचार, तिथि विचार, वो अलग मैटर है। तो जब हम लोग कोई ऐसा ही कोई काम करते हैं, चाहे नए घर का निर्माण करना हो, चाहे कुछ और करना हो, चाहे शादी विवाह हो, कोई और संस्कार हो घर के, तो उनका अलग भी विधान है और नक्षत्रों के द्वारा भी है। लेकिन रोज़मर्रा की लाइफ है कि आज मैं कुछ नया कुछ करना चाहता हूँ या कल का दिन मेरा कैसा जाएगा, तो बहुत सी विधियाँ हैं। लेकिन जो हम लोगों का जन्म नक्षत्र है उसके हिसाब से बहुत कुछ हम लोगों को प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ देख सकते हैं उसके हिसाब से हम लोग, और बहुत कुछ जान सकते हैं कि इस समय का जो प्रेजेंट जो समय चल रहा है वो हम लोगों का कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है और कब तक चलेगा। तो इस विषय के बारे में हालांकि संपूर्ण कुछ भी नहीं होता है ज्योतिष में, बहुत से विभाग है, ग्रह अवस्था, षटबल, वरक कुंडलियाँ, दशा, महादशा, इन सब का अपना अपना योगदान है। लेकिन नक्षत्रों का योगदान बहुत है। अगर हम लोग इसका भी थोड़ा सा भी जानकारी रख के उस काम को करें तो बहुत कुछ गलत चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लिखा हुआ हूँ, वीडियो शुरू करके बोर्ड के ऊपर लिख के आपको बताने से अच्छा है कि मैं खुद पहले ही लिख लूँ, इससे आपका भी समय व्यर्थ नहीं हो और मेरे को भी कुछ हो सकता है लिखते समय कोई नई बात का पता चल जाए, ऐसा भी होता है बहुत बार। उसका कारण है कि मैं कोई लिखा हुआ बात आपको नहीं बोलता, मेरे सामने कोई डायरी, बुक या किताब नहीं रहती जिससे मैं देख के बोलता हूँ। वो तो आप अगर मेरा वीडियो सुनते हैं तो आप समझ भी रहे होंगे कि लिखा हुआ बोलने में और दिमाग या मन से बोलने में बहुत अंतर होता है। तो उसको तो आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन आदमी लिखा हुआ बोल रहा है और कौन आदमी जिसको अपना याद है या उसकी अपनी एक्सरसाइज है या अपना ज्ञान है उसके द्वारा बोल रहा है।
पुस्तकों का गुरुजनों के साथ बैठ के या विद्वानों के साथ बैठ के सीखने का वो जो ज्ञान है वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप खुद उस पर कितना रिसर्च करते हैं, कितना उसको समझते हैं और अपने लाइफ में या अपने जीवन में या अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में उसको किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं या उस पर चलते हैं, उसका अपना अनुभव कैसा है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी लाइफ के साथ उसको सेट करने में। तो वैसा ही कुछ नक्षत्रों के विषय में जब मैंने चल के देखा है, या आज भी मैं ध्यान रखता हूँ ये सब चीज़ का, और मेरे पास तो एनी टाइम मतलब नोटिंग रहता है ये चीज़ कि कल ये नक्षत्र है तो ये सब चीज़ों से मेरे को दूर रहना। मैं कोशिश भी करता हूँ, हालांकि देखिए जो तकदीर में लिखा है वो मिट नहीं सकता, लेकिन ये भी बात सही है कि तकदीर में लिखा हुआ का फल कम बेसी हम अपने कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। कि आज मेरे को पता है मेरा नक्षत्र है, अच्छा गोचर नहीं है और उग्र नक्षत्र है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब अगर रास्ते में चल रहा हूँ और बिना मतलब ही किसी से कोई बात हो गई, चाहे गलती मेरी नहीं भी हो, फिर भी अगर मैं सॉरी बोल के उसको प्यार से समझा के अगर मैं निकल लेता हूँ तो मेरी भलाई है उसमें, और गलती उसकी है और मैं उसके साथ और उस झगड़े को बढ़ाता हूँ तो फिर ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि मेरा नक्षत्र ठीक नहीं है और सामने वाला जो कर रहा है उसका तो खराब है ही है। दोनों का मेल होना पड़ेगा। लेकिन एक को भी अगर भगवान ने सद्बुद्धि दे दी और वो शांत होकर निकल गया तो दोनों का वो समय निकल जाता है, और आपको आश्चर्य होगा वो समय निकलने के बाद में वो आदमी खुद जब अकेला होता है या उसको कोई समझाता है, किसी से बात करता है, तो उसको एहसास होता है कि मैं गलत था, फिर भी देखो सामने वाला कितना सही था कि वो चुपचाप निकल गया, खुद अपने आप को सॉरी बोल दिया, और जब वो मिलता है वो माफ़ी मांगता है उससे। ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ नहीं। आप कितना मानते हैं, जब आप चलेंगे तब इसका आपको भी अनुभव होगा। आज बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र के विषय में, इसके गंडमूल के विधान के विषय में, इसके फल के विषय में बहुत पाठ मेरे दिए हुए। आप अगर पूरी जानकारी करनी है तो उन पाठों को सुने। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु के सब नक्षत्र गंडमूल में आते हैं। जितने भी केतु के नक्षत्र हैं, मघा, मूल, अश्विनी, तीनों गंडमूल में आते हैं और इनका अपना एक अलग फल है जिसका प्रिडिक्ट बचपन में ही बताया जाता है, और उसका उस फल का विधान, गंडमूल का विधान बचपन पे ही लागू होता है। सबसे ज़्यादा लागू होता है 12 साल तक, और उसके बाद में कुछ पीड़ा भोगनी पड़ती है 20-25 साल तक। उसके बाद में इसकी कोई पीड़ा नहीं होती। उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में होता है जस्ट अपोजिट, कि आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति, और अगर बाकी ग्रह योग कारक हो तो आपकी आत्मिक ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप मतलब 100% में से 20% आदमियों में गिने जाएंगे। मतलब आपका व्यक्तित्व अलग ही होगा। जिस काम को करना चालू करेंगे इतने फोर्स के साथ करेंगे कि सामने वाले को आश्चर्य होगा, इतना जल्दी इसने ख़त्म कैसे कर दिया। और अपने वचनों पे अपने आप को कमेंट देते हैं कि मेरे को ये करना है, और वो करते हैं। किसी दूसरे को नहीं बोलते कि मैं ये करूँगा, खुद को बोलते हैं ये नहीं, ये मैं करके छोड़ूंगा, और वो करके छोड़ते हैं। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों में देखी गई। बहुत अच्छा होता है और बहुत ही सुंदर इनका व्यक्तित्व, चरित्र, इनका रहन सहन हो सकता है अगर इनको संगति और संस्कार अच्छे मिल जाए। बहुत कुछ डिपेंड करता है बचपन के संस्कार और संगति के ऊपर। खराब आदमियों के साथ उठना बैठना, घर का खराब वातावरण, बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है अश्विनी नक्षत्र वाले के व्यक्तित्व के निर्माण में। सब नक्षत्र डिपेंड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अश्विनी वाले कुछ विशेष होते हैं। उनका विशेष ट्रीटमेंट करना या विशेष ध्यान रखना गंडमूल वालों का बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर हमारा अश्विनी नक्षत्र है, हम लोगों का अश्विनी नक्षत्र है, तो चलिए हम लोगों का लाइफ अगर 25 साल से ऊपर है तो हम लोगों का तो वो समय तो बीत चुका। अब अगर कुछ खराब चल रहा है हम लोगों के साथ और हम लोग अपनी दिनचर्या को सुधार लें,
तो उससे होगा क्या? जो परिवार का वातावरण, जो परिवार में अगर कोई बच्चा हम लोगों का अश्विनी नक्षत्र में पैदा हो गया है, मूल नक्षत्र या गंडमूल में पैदा हो गया है, तो हम लोगों को ये पता रहेगा कि इस बच्चे को किस तरह का वातावरण देना है, किस तरह से इसका फाउंडेशन मजबूत करना है, इसका चरित्र निर्माण करना है। तो वो बच्चा फिर वो नाम करेगा परिवार का। आदमी, इंसान, आप लोग आश्चर्य करेंगे कि देखिए गंडमूल में पैदा हुआ जाता है, आज कहाँ पहुँच गया। क्योंकि विशेष ऊर्जा जिनमें होती है उनका काम करने का तरीका भी विशेष ही होता है। उनको आपको मैनेज करना है और कुछ नहीं करना है। अच्छे संस्कार डालने हैं, चरित्र निर्माण करना है उनका, और कुछ नहीं करना, बाकी सब काम वो कर लेंगे। तो चलिए, अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि पंचांग के द्वारा पता चल जाएगा ये बात कि कौन से ग्रह फिलहाल कौन से नक्षत्र में गोचर हो रहे हैं। या आजकल तो स्मार्टफोन का टाइम है, तो आप कोई भी ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके द्वारा आप आज की डेट की किसी की भी कुंडली मारेंगे, उसमें पिन करेंगे, तो आपको इस दिन के जितने भी ग्रह हैं वो सब आ जाएंगे आपके सामने कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि पे कौन से नक्षत्र पे चल रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। उस सब चीज़ों को आप एक कागज़ पे नोट कर ले कि ये ग्रह इस नक्षत्र पे आज के दिन गोचर हो रहा है। फिर मिलाइए आपका बुध पुनर्वसु नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, गुरु धनिष्ठा में नहीं होना चाहिए, शुक्र मृगशिरा में नहीं होना चाहिए, सूर्य अनुराधा में नहीं होना चाहिए, मंगल उत्तरा भाद्रपद में नहीं होना चाहिए, शनि राहु पूर्वाषाढ़ा में नहीं होना चाहिए, केतु भी पूर्वाषाढ़ा में नहीं होना चाहिए। हालांकि दोनों कभी भी एक ही नक्षत्र में गोचर नहीं होते हैं, अपोजिट चलते हैं, लेकिन दोनों में से एक भी अगर हम लोग समझ लें कि पूर्वाषाढ़ा में नहीं होना चाहिए और शनि उत्तराषाढ़ा में नहीं होना चाहिए। ये जो ग्रह है इन नक्षत्रों में होना नहीं चाहिए। किसके लिए? अश्विनी वालों के लिए। अब सपोज आपका सूर्य अनुराधा में है और बाकी ग्रह कोई भी ये जो लिखा हुआ है उनमें नहीं है, तो कोई विशेष पीड़ा नहीं आएगी। थोड़ा सा सूर्य से संबंधित कुछ पीड़ा आपकी आ सकती है। तो आपको देखना है कि सूर्य अभी आपका प्लेस के हिसाब से, शुभ गोचर के हिसाब से आपका कैसा है। शुभ गोचर, अशुभ गोचर, ये सब का पाठ मैं दे चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, क्योंकि एक ही पाठ में सब चीज़ देना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका सूर्य शुभ गोचर है तो उसका कोई पीड़ा की फीलिंग नहीं होगा आपको। थोड़ा सा मन कुछ खराब हो सकता है, थोड़ा माइनस थिंकिंग हो सकता है, बाकी कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर शनि आपका पूर्वाषाढ़ा में है और सूर्य अनुराधा में है और गुरु धनिष्ठा में है, तब आपको अलर्ट होना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह आपके अपोजिट नहीं होने चाहिए एक साथ। कब? गोचर में। जनरली नहीं होते, कोई विशेष बात होती है तभी होते हैं, जनरली नहीं होते। उस समय आपकी कुंडली को आपको विशेष प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी कि गुरु, सूर्य और शनि, इन तीनों का आपकी कुंडली के हिसाब से गोचर में अशुभ गोचर है या शुभ गोचर है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये जो लिखा है, बुध पुनर्वसु, गुरु धनिष्ठा, शुक्र मृगशिरा, सूर्य अनुराधा, मंगल उत्तरा भाद्रपद, शनि पूर्वाषाढ़ा, नहीं राहु पूर्वाषाढ़ा, केतु पूर्वाषाढ़ा और शनि उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों में ये ग्रह गोचर में नहीं होने चाहिए। होने से ये कुछ न कुछ नुकसान आपको उससे संबंधित कारकों में देंगे। शुक्र का क्या कारक, कौन से कामों के कारक है शुक्र, सूर्य कौन से कामों के कारक है, उन कारकों में कुछ तकलीफ आपको देंगे। लेकिन उस समय में ये ग्रह अगर आपकी राशि के हिसाब से शुभ गोचर में गोचर कर रहे हैं, तब उन फलों में जो शुभ फल आपको मिल रहे हैं उनमें थोड़ी कमी कर देंगे। अशुभ नहीं होंगे लेकिन शुभ फलों में कमी कर देंगे। अब यहाँ बात जस्ट अपोजिट है कि इनमें गोचर भी कर रहे हैं, इन नक्षत्रों में भी गोचर कर रहे हैं और आपकी जन्म राशि के हिसाब से भी अशुभ गोचर हो रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान देना है। उस समय में किसी अच्छे ज्योतिष से मिलना है। अच्छा कोई काम जो भी बताया जाए
या उस पीड़ा के निवारण के लिए जो काम बताया जाए उनको करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर उस पीड़ा को कुछ तकलीफ हम लोगों को उससे संबंधित फिर मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। हालांकि दशा महादशा का भी योगदान है, अष्टक वर्ग का भी योगदान होता है, वो सब भी देखना ज़रूरी है, लेकिन अलर्ट होने की पोजीशन फिर यहाँ पे होती है। हालांकि 9 के 9 ग्रह एक साथ कभी भी किसी के अशुभ गोचर नक्षत्र में नहीं होते। अगर नक्षत्र में कोई अशुभ है तो फिर वो गोचर में राशि के हिसाब से शुभ हो सकता है, या वो आपके अष्टक वर्ग के हिसाब से जहाँ ज़्यादा अंक चल रहे हैं वहाँ हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि शुभ और अशुभ मिला के वो परसेंटेज देखना पड़ता है कि कितना अशुभ है और कितना शुभ है। इन नक्षत्रों के हिसाब से हम लोग बहुत कुछ उसका पता कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, सपोज आपका बुध पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो उस समय में कोई भी मांगलिक कार्य हो या शिक्षा से संबंधित कोई काम हो तो उस समय तक रुक जाना चाहिए जब तक वो पुनर्वसु में। जैसे गुरु धनिष्ठा में है तो कोई भी यज्ञ हवन या ज्ञान से संबंधित कोई काम करना है या विवाह या शादी विवाह से संबंधित कोई काम करना है तो उस समय थोड़ा रुक जाना चाहिए, और शादी हो गई तब कोई मैटर नहीं है। शुक्र अगर मृगशिरा में है तो कोई भी भोग के संसाधन जुटाने हैं, कहीं घूमने फिरने जाना है तो उस समय रुक जाना चाहिए। सूर्य अगर अनुराधा में है तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है। अपने आत्मा के विषय में या अपने मन में जो नेगेटिविटी रहती है उसको दूर करने का सोचना बहुत जरूरी है। मंगल अगर उत्तरा भाद्रपद में है तो कुछ वेट लॉस या कुछ बीमारी से संबंधित कोई काम या कोई चोट चपेट लगना, वो सबका ध्यान रखना जरूरी होता है। राहु अगर पूर्वाषाढ़ा में है तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होना, नेगेटिविटी दिमाग में ज़्यादा होना या हर समय भ्रम की स्थिति में रहना, तो उसका उपाय उस समय करना ज़रूरी होता है। वैसे ही शनि अगर उत्तराषाढ़ा में है तो आर्थिक परेशानी, कोई आपस में वाद विवाद, वो सबसे थोड़ा बचना ज़रूरी है। तो आशा है मित्रों ये चैप्टर आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब उसके आगे क्या, आगे ये है कि कोई भी काम अगर करना है, घर में कोई शुभ कार्य, जितने भी शुभ कार्य चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो, हवन यज्ञ से संबंधित हो, कहीं धार्मिक यात्रा करनी हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो, या कोई बच्चों का एडमिशन करवाना हो, कोई बैंक से संबंधित या पैसों के लेन देन से संबंधित कोई शुभ कार्य करने हो, शुभ कार्य जितने भी जो आपको शुभ लगते हैं, सांसारिक कर्म गृहस्थ के जितने भी हैं, उनमें शुभ कार्य जितने भी होते हैं वो अगर आप करने का सोचते हैं, स्पेशली जो रोज़मर्रा के कार्य है वो करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन स्पेशली कोई आपको काम करना है, जैसे कुछ भगवान का कोई पाठ करवाना है, हम लोग जैसे सुंदरकांड करवाना है, या कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू करना है, या और ऐसे भी कोई भी कार्य हो वो करने हैं जो शुभ कार्यों में गिने जाते हैं, तो उस समय में नक्षत्र देखते हैं हम लोग। कैसे देखें, ये जो नक्षत्र का सिस्टम है यहाँ पे क्या है, आपको देखिए 1 से लेकर 9 तक मैंने ग्रहों के हिसाब से लिखा हुआ है। जन्म नक्षत्र में आपका आ गया मघा मूल अश्विनी, दूसरा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा और भरणी, तीसरे में आ गया कृतिका उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, चतुर्थ में रोहिणी हस्त और श्रवण, पंचम में मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा, षष्ठ में आद्रा स्वाति और शतभिषा, सातवें में पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद, आठवें में पुनर्वसु, आठवें में अनुराधा उत्तरा भाद्रपद, और 9वें में आ गया आपका अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती। इसमें जो आपको बताया गया है, इन नक्षत्रों का जो सिस्टम होता है उसके विषय में जब हम लोग ये सब बात कर रहे हैं तो क्या ध्यान क्या रखना है, ध्यान इतना ही रखना है कि ये जो नक्षत्र बताए गए हैं यहाँ पे, उन नक्षत्रों में आपको 3, 5 और
7, ये जब गोचर हो, उन गोचरों को आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 3, 5 और 7। अब इनका क्या ध्यान रखना है, ये जब डेली नक्षत्र चेंज होते हैं उस समय में आपको ध्यान रखना है इनका कि जब भी पुनर्वसु, अनुराधा, उत्तराषाढ़ और ये पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये पुष्य है, पुष्य नक्षत्र। ये तीनों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, डेली नक्षत्र चेंज होता है। जब जिस दिन आपको ये काम करना हो उस दिन इन तीनों में जो 9 नक्षत्र है वो नहीं होने चाहिए। बाकी कोई भी नक्षत्र हो सब अच्छे, और विशेष अच्छे हैं 8 नंबर और 9 नंबर वाले, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये विशेष अच्छे। अगर ये तो फिर पूछना ही नहीं है, ये दोनों वाले 6 नक्षत्र जो हो तब तो पूछना ही नहीं है, आपको करना है। लेकिन इनका ध्यान रखना है साथ में, इनका अलग से ध्यान रखना आपको। और सबसे अच्छे नक्षत्र जो अश्विनी वाले के हैं, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये सब नक्षत्रों को आप चाहे नोट करके रख लीजिए। जब भी कोई काम करना हो आप प्रैक्टिकल में देखिएगा, ये नक्षत्र जब उस दिन का हो उस दिन अगर आप ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। अब क्या ध्यान रखना है अश्विनी वाले को, रोहिणी, ज्येष्ठा और पूर्वा फाल्गुनी, रोहिणी, ज्येष्ठा, पूर्वा फाल्गुनी, भूल के भी इन तीनों नक्षत्रों में कोई काम नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखना आपको। कोई भी काम आपको अच्छा हो कैसा भी हो, इन तीनों नक्षत्रों का विशेष ध्यान आपको हमेशा रखना है। रोहिणी, ज्येष्ठा, पूर्वा फाल्गुनी, अब इन तीनों नक्षत्रों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ विपत्तियों से, तकलीफों से आपका बचाव होगा। तो मेरी कोशिश थी कि एक ही पाठ में बहुत कुछ आपको पता चले कि गोचर के हिसाब से हम लोग नक्षत्रों का प्रिडिक्शन करके तो दिन को कैसे अपना सुंदर बना सकते हैं। कोशिश थी, अब वो पूरी हुई नहीं हुई ये तो आपका कमेंट बताएगा मेरे को, लेकिन ऐसे ही पार्ट सब नक्षत्रों के मैं देने की कोशिश करूँगा। हालांकि थोड़ा 20-25 मिनट का बन जाता है क्योंकि बहुत कुछ बताना पड़ता है इनमें। तो आशा है मित्रों आपको पाठ पसंद आया होगा, और उसके विषय में कोई भी जानकारी या नहीं समझ में आ रही है दोबारा सुने, फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आंसर दूंगा आपकी बात का। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगर आपको पाठ पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए। जय माता की।